हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सीरीज यूपीएससी हिंदी नामक कोचिंग के द्वारा बनाई गई है, जिसमें अच्छे मेंटोर और टीचरों ने इसको बनाया है। और यह टेस्ट सीरीज आपके यूपी पीसीएस पेपर 2024 में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं। यह यह टेस्ट पेपर पहला है और यह इतिहास का टेस्ट पेपर है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपके सामने है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय प्राचीन काल के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। यह भी सही है। सी है सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी में लिखे गए थे। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, लेकिन इसके अलावा खरोष्टी लिपि और अरेमाइक में भी लिखे गए थे। तो ये क्वेश्चन आपका असत्य हो गया। उसके बाद डी, हमारे देश का नाम इंडिया अरबी फारसी भाषाओं में हिंद से विदित हुआ है। ये आपका सही है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी कथन असत्य है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या है, देखिए, सम्राट अशोक के शिलालेख सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी खरोष्टी अरामेक लिपियों में है। पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों में है। अतः कथन सी असत्य है, अन्य तीनों कथन सत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी असत्य क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए पढ़ते हैं। इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। यह कथन सत्य है। ह- उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। और सी है, इस काल में शिल्पकला उन्नत थी, ये मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। डी है, इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा बी। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण नहीं किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात के लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। अतः कथन भी असत्य है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। इस काल में परिवार पितृसत्तात्मक था। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन था। इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या।
ऋग्वेद काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष थी। विधवा विवाह का प्रचलन भी था, अतः कथन भी असत्य है। इस काल में रोमन समाज की तरह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। निरंतर युद्ध होने के कारण लोग हमेशा वीर पुत्रों की कामना करते थे, अतः कथन ये सत्य है। इस काल में अदिति उषा, जो प्रभात समय का प्रतिरूप है, पूजा होती थी, परंतु प्रार्थना में देवियों को देवताओं की तुलना में प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं था। अतः कथन सी सत्य है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है। यहाँ समाज विरोधी हरकतों को रोकने तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। कथन डी सत्य है। इसमें कथन भी असत्य है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बैसाख संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये हो गया बुद्ध जयंती। उसके बाद तिब्बत में बौद्ध मठों से, सी बौद्ध मंत्रोच्चारण से, डी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धारण किए जाने वस्त्रों से। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बुद्ध जयंती से। बैसाख संबंधित है बुद्ध जी के जयंती से। चलिए अब इसका व्याख्या देखते हैं। बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा के उपासकों के लिए एक प्रमुख त्योहार है। बुद्ध जयंती बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण हुआ था। इसे बैसाख भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर। यहाँ पे है कि मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें है गुप्तचर व्यवस्था से, बी है विदेशी व्यापार से संबंधित समिति, सी है मौर्यकालीन डाक व्यवस्था से, केंद्रीय एवं स्थानीय शासन के मध्य होने वाले पत्राचार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था से। इसका सही उत्तर है गुप्तचर व्यवस्था से। संस्था एवं संचार गुप्तचर व्यवस्था थी दोनों। चलिए व्याख्या देखते हैं अब इसका। मौर्य शासन प्रबंध में गूढ़ पुरुषों यानी गुप्तचरों का महत्वपूर्ण स्थान था। मौर्यकालीन दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। संस्था, वे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे। गुप्तचर जो एक ही स्थान और संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे, उन्हें हम संस्था कहते थे। संचार, ऐसे गुप्तचर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ये अनेक देशों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सूचना एकत्रित कर राजाओं तक पहुंचाते थे। इन्हें हम संचार कहते हैं। तो विकल्प ये सही है, यानी दोनों गुप्तचर व्यवस्थाएं थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है कि वशिष्ठी पुत्र पुलुमाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने प्रतिष्ठान पैठन को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया था। दूसरा है वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों सही है। उसने सातवाहन पैठन को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया था और वह शक शासक रुद्रदामन से प्रथम से पराजित हुआ था। यह 2 बार पराजित हुआ था। चलिए इसका देखते हैं व्याख्या क्या है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमाविन के काल में सातवाहन साम्राज्य की राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान बनी। सौराष्ट्र काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने उसे 2 बार पराजित किया था। अतः दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अब आगे देखते हैं। सी
निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश भी कहते हैं? तो इसमें दिया है माठर वंश, वशिष्ठ वंश, मान वंश, नल वंश। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ए, माठर वंश का राज महानदी और कृष्णा नदी के बीच फैला हुआ था। इन्हें पितृभक्त वंश कहा जाता है। माठरों ने महेंद्र पर्वत क्षेत्र में महेंद्रयोग नाम का नया जिला बनाया। माठरों ने एक प्रकार के न्यास स्थापित किए जो अग्रहार कहलाते थे। वशिष्ठ वंश का राज्य दक्षिण कलिंग में आंध्र की सीमाओं पर था। नल वंश का राज्य महाकांतार के वन्य प्रदेशों में था। मान वंश का राज्य महानदी के पार उत्तर तटवर्ती क्षेत्रों में था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा माठर वंश। इन्हें पितृभक्त वंश कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, माठर वंश। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष शिखर पर पहुंचा, यह सही है। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। तीसरा कथन है इसके काल में वेनसांग भारत आया था। विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी। तो इसमें सी गलत है, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा है। तो गुप्त साम्राज्य उच्च शिखर पे पहुंच गया था, ये सही है। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था, ये सही है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके काल में ह्वेनसांग नहीं आया था। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत विवरण लिखा है। कथन सी सही नहीं है, अन्य तीनों कथन सही है। यानी वेनसांग नहीं बल्कि फाहियान भारत आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सही नहीं है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में महतर एवं पट्टिकल नामक पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? महतर एवं पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे मध्यकालीन भारत में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्राम मुखियाओं के लिए होता था। ग्राम मुखिया से संबंधित है यह। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रमुख महतर कहलाता था। दक्षिण भारत में इसे पट्टिकल कहा जाता था। ग्राम प्रशासन। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्राम मुखिया। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो देखिए इसमें 4 विकल्प है। अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, विद्याधर। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कुमारपाल। कुमारपाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। कुमारपाल गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर पर। निम्नलिखित में बीरकल किसे कहा जाता था? तो दिया है मंदिरों को, औजार को, हथियार को, स्मारक को, सॉरी
स्मारक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मारक। बिरकल स्मारक को कहा जाता था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्मारक को बिरकल कहा जाता था चूंकि गाय अन्य वस्तुओं के लिए लड़कर मरने वाले वीरों के सम्मान में बिरकल अर्थात स्मारक स्वरूप प्रस्तर खड़ा किया जाता था, इसलिए इसे हम बिरकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये है क्वेश्चन नंबर 12। तमिल ग्रंथों में निम्नलिखित कलावु एवं कारपो शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं? तो ए है भूमिकर के संदर्भ में, बी है युद्धावर्ग के संदर्भ में, सी है विवाह के संदर्भ में, डी है गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवाह के संदर्भ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा विवाह के संदर्भ में। इसकी व्याख्या चलिए देखते हैं क्या है। तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसके तहत कलावु एवं कारवो विवाहों का उल्लेख भी किया गया है। कलावु एक प्रकार का प्रेम विवाह होता है, जबकि कारवो माता पिता द्वारा तय किया गया तय संबंध पर आधारित विवाह था। कलावु विवाह समाज में निंदनीय समझा जाता था, जबकि कारवो विवाह में धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता था। तमिल समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है? तो पहला है मुसीक वंश, दूसरा है हर्ष चरित्र, तीसरा है विक्रमादेव चरित्र, चौथा है राजतरंगिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजतरंगिणी। इसमें है कि आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है। यह राजतरंगिणी। इसकी व्याख्या देखते हैं। हर्ष चरित्र में हर्ष के आरंभिक जीवन का वृतांत है। यह बाणभट्ट द्वारा रचित है। विक्रमादेव चरित्र बिल्हड़ द्वारा रचित है। इसमें कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम या पराक्रमक का वृतांत है। मूसिक वंश की रचना अतुल ने 11वीं सदी में की। इसमें माना जाता है इसमें मूसिक वंश का वृतांत है, जिसका शासन उत्तरी केरल में था। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का इतिहास लेखन का अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसमें कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का वर्णन है। राजतरंगिणी ऐसी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की। दूसरा है कि राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के वातापी कुंड की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन और चालुक्य राजा पुलकेशिन के संघर्ष के मध्य 642 ईस्वी के ईसा के आसपास पल्लव राजा ने पुलकेशिन को पराजित कर वातापी पर अधिकार करते हुए वातापी कोंड अर्थात वातापी विजेता की उपाधि धारण की थी। अतः कथन एक सही है। 8वीं सदी के पूर्वार्ध में चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने
कांची को 3 बार पराजित कर लगभग 740 ईसा में पल्लवों को पूरी तरह समाप्त किया, परंतु चालुक्यों को 757 ईसा में राष्ट्रकूटों को समाप्त कर दिया। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राजा कृष्णदेवराय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें है पहला, वे तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान थे। विदेशी यात्री पायस और नुनीज उनके दरबार में आए थे। सही। उनके साम्राज्य में प्रचलित न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की थी। डी है, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मतलब इसमें सही नहीं है, तो ये डी वाला सही नहीं है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। कृष्णदेव राय महान शासक एवं विद्वान था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक की रचना की थी, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान राज्य व्यवस्था पर आधारित थी। अतः विकल्प ए सही है, जबकि विकल्प डी सही नहीं है। डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनीज पुर्तगाली यात्री थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया है। अतः विकल्प बी सही है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अन्य पुर्तगाली यात्री बरबोसा ने भी विजयनगर की यात्रा की थी। उसने कृष्णदेव राय के श्रेष्ठ प्रशासन एवं धर्मनिरपेक्षता की प्रशंसा खुले शब्दों में की थी। अतः विकल्प सी सही है, इसमें डी सही नहीं है। रचना उन्होंने तेलुगु में की थी, न कि संस्कृत में। चलिए देखते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन। सोलह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कृषि से संबंधित। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि विस्तार व सुधार के लिए दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की। इसके तहत पूरे इलाके में विकास खंडों में विभाजित करके प्रखंड अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसका कार्य किसानों को कर्ज देकर कृषि का विस्तार करना तथा उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दीवान ए आमिर ये कोही विभाग कृषि से संबंधित था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखते क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शासनकाल में, यानी दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में राग दरबार का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो पहला है फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा फिरोज तुगलक। चलिए अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। फिरोज तुगलक के शासनकाल में संगीत पर मानक भारतीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। इसका सही हो जाएगा फिरोज तुगलक। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है? इसमें है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा था कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोमिंगो पायस। अभी इसके बारे में हमने अगले क्वेश्चन में पढ़ा था, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के बारे में था। तो उसमें डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की तुलना
रोम से की थी, जो मतलब विजयनगर साम्राज्य रोम के जैसा विशाल प्रतीत होता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डोमिंगो पायस ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि निकोलो कोंटी इतालवी व्यापारी था, अब्दुल रज्जाक फारस के राजा का दूत था, आफानासी निकीतीन रूस का व्यापारी ने ये 15वीं सदी में, तथा दुआर्ते बारबोसा डोमिंगो पायस पुर्तगाल के फर्नाओ नुनीज ने 16वीं सदी में विजयनगर की यात्रा की थी। इतने जो व्यापारी या फिर दूत ये सब आए थे भारत में, तो विजयनगर साम्राज्य जब कृष्णदेव राय राजा का शासनकाल था उस समय आए थे। तो इनको हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से हम पढ़ेंगे। किसमें किसी का भी नाम पूछ सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया? तो इसका सही है, देखते हैं, चार दिया गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुल्तान सुल्तान जैनुल आबदीन। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कश्मीर के बादशाह जैनुल आबदीन ने मुल्ला भारत महाभारत के फारसी अनुवाद के लिए अधिकृत किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खुजास खुजास जो इजरायली पंथ की एक शाखा है, द्वारा विकसित साहित्य विधा का नाम क्या है? तो इसमें चार विकल्प दिया गया है, जिनान, जियारत, राग, शहादा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनान। जिनान जो है इजरायली पंथ की शाखा है। इजरायली पंथ की शाखा नहीं, खुजास जो इजरायली पंथ की शाखा है द्वारा विकसित साहित्य विधा का नाम, तो यानी जिनान के द्वारा विकसित किया गया है, ये वो साहित्य विधा है जिसका नाम जिनान है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इस्लाम की शिखा इस्लाम की शिया शाखा में इस्माइली, जाफरी, जैदी उपशाखाएं हैं। इस्माइली उपशाखा के अंतर्गत विभिन्न पंथ हैं जिसमें खुजास इनमें से एक है। खुजास शब्द पर्शियन ख्वाजा से लिया गया है। इसके द्वारा विकसित साहित्य विधा जिनान है जिसका अर्थ है ज्ञान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है अगला क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना गया था। इसमें केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, केवल दो। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों एवं मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, ये गलत है, क्योंकि इन्होंने विरोध किया था, तो ये सही है, ये गलत। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है।
भारतीय दर्शन की वह विचारधारा जो तार्किक सोच में अरस्तू के दृष्टिकोण की समानांतर है, जो तर्क का उपयोग करके ईश्वर एवं एकेश्वरवाद के अस्तित्व को सिद्ध करने के प्रयास में योगदान करती है, वह है। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन पहला है न्याय, दूसरा है चार्वाक, तीसरा है अद्वैत, चौथा है मीमांसा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्याय। न्याय। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। पहला है शैव संप्रदाय से, दूसरा है वैष्णव संप्रदाय से, तीसरा है अद्वैत संप्रदाय से, चौथा है द्वैताद्वैत संप्रदाय से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वैष्णव संप्रदाय से। तो चलिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। श्रीमंत शंकर देव का जन्म असम के नौगांव जिले के अलीखपुरी में हुआ था। इनका मत वैष्णव संप्रदाय में एक सरल मत था। इस धर्म में मूर्ति पूजन की प्रधानता नहीं है। धार्मिक उत्सवों के समय केवल एक पवित्र ग्रंथ चौकी पर रख दिया जाता था। इसे ही नैवेद्य तथा भक्ति निवेदिता निवेदित की जाती थी। इस संप्रदाय में दीक्षा व्यवस्था नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी वैष्णव संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में योगा वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था? इसमें ऑप्शन ए है अकबर, बी है हुमायूं, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अकबर के राज्यकाल में योगा वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। यह एक ऐसी संस्कृति थी जिसका उद्देश्य मुसलमानों, हिंदुओं और अन्य धार्मिक समूहों के योगदान को एक साथ संश्लेषित करना था। अतः विकल्प ए सही है, यानी इसका उत्तर अकबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है कि फर्रे ए जाही फर्र ए जाही का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, निजामुद्दीन औलिया, इब्न अल अलवी इब्न अल अरबी और वयाजिद विस्तामी। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। चलिए व्याख्या देखते हैं इसका। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। इन्होंने मुगल राजतंत्र के आधार फर्र-ए-इजाही के विचार को सर्वप्रथम विकसित किया। इसका तात्पर्य है कि दैवी प्रकाश सीधे सम्राट को स्थानांतरित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका पहला है कन्नौज की हार के बाद इसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली। 1955 में दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया गया। इसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई थी।
इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था, ये गलत है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हाजी बेगम ने किले के निकट उसका मकबरा बनवाया, जो उत्तर भारत की स्थापत्य शैली में एक नए दौर की शुरुआत का सूचक है। संगमरमर का भव्य गुंबद इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह कथन डी सही नहीं है। मतलब इसका जो किला है अकबर ने नहीं बनाया था, बल्कि इसकी पत्नी ने बनवाया था मकबरा। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा गया है। पहला है कि अकबर ने 1572 में अहमदाबाद पर अधिकार किया। बी है कांबे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा। सी है इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। डी है इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी, इस अभियान ने मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था। ए स्टेटमेंट गलत है, यह कथन गलत है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मलिक अंबर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी सही नहीं पूछा गया। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। मलिक अंबर ने इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसने जब्ती प्रणाली लागू की थी। इसने इब्राहिम आदिल शाह द्वारा बनाई गई राजधानी नौसरपुर को जला दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्योंकि इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व नहीं किया था। यहाँ सही नहीं पूछा गया है, तो इसलिए ये हो जाएगा। चलिए आगे हम इसकी व्याख्या देखते हैं। अंबर मलिक ने दक्कन में मराठों के सहयोग से मुगलों का प्रतिरोध किया था। इसलिए विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ सही नहीं पूछा गया है। पहला है मनसबदारों को वेतन नगद में न देकर जागीरों में दिया जाता था। बी है वहीं दस्तावेज को जमादामी कहा जाता था। सी है शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। आगे चलकर मनसबदारों का वेतन सालाना की जगह माहवारी पैमाने पर दिया जाने लगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें सही नहीं पूछा गया है, तो इसका सही हो जाएगा सी। शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। ये गलत है, क्योंकि सुचारू रूप से चल पा रही थी, अच्छे से चल रही थी। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है। शाहजहां के अधीन मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। इसका कारण यह है कि उसने प्रशासन की ओर बहुत सावधानी से ध्यान दिया और अधिकारियों के रूप में बहुत सोच समझकर सुयोग्य व्यक्तियों का ही चयन किया था। अतः कथन सी सही नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मुगल कालीन ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ भी कथन सत्य नहीं पूछा गया है। किसानों पर अपनी जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार था। ए। बी है पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। बी।
सी है जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी। डी है बंगाल में ग्रामीण दस्तकारों को अपनी सेवाओं के बदले में ग्रामीण समुदाय द्वारा दी गई भूमि को मिरास या वतन भी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये विकल्प गलत है। ये विकल्प गलत है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। महाराष्ट्र में ऐसी जमीनें दस्तकारों को मीरस या वतन बन गई ऐसी जमीनें दस्तकारों की मीरस या वतन बन गई जिन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। उत्तर भारत में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते, अतः कथन डी गलत है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आईने अकबरी में दी गई प्रशासनिक अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ज्यादातर क्वेश्चन असत्य पूछा गया, इस बात पर आप विशेष ध्यान देंगे। पहला है इसमें 14वीं प्रांतों की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके अनुसार बी है इसके अनुसार सयूरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान था। सी है इसके मुल्क आबादी भाग में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। डी है इसमें सूबों तथा उसकी प्रशासनिक और वित्तीय इकाइयों, सरकार, महल, परगना का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये असत्य है पहला। बाकी ये सब सही है। बी सही है, सी सही है, डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आईने अकबरी के तीसरे भाग मुल्क आबादी में 12 प्रांतों की चर्चा की गई है, न कि 14, इसलिए कथन ए गलत है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। पहला है लगान वसूलने वाला ठेकेदार। बी है राजस्व तय करने वाले अधिकारी। सी है ऋण का लेखा जोखा करने वाले अधिकारी। डी है भूमि का सीमांकन करने वाले अधिकारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कर वसूलने वाला ठेकेदार, जिन्हें हम इजारेदार कहते थे। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इजारेदार उन्हें कहते थे जिनके शासक द्वारा लगान वसूलने का करार दिया जाता था। इस व्यवस्था को इजारेदारी कहते थे। इसमें निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले शासक इजारेदारों, लगान के ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ यह करार करते थे कि वे शासक को एक निश्चित मुद्रा राशि लगान के रूप में दे, मगर वे किसानों से जितना लगान वसूल कर सके उतना करने के लिए उन्हें आजाद छोड़ दिया जाता था। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। हालांकि मुगलों द्वारा इस व्यवस्था को नापसंद किया गया था, फिर भी जहांदार शाह के काल में इसे बढ़ावा दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इक्ता और खालसा दोनों भूमि के प्रकार थे। जहां इक्ता सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली विशेष भूमि थी, जिसमें इक्तादार, जिन्हें अमीर या मुक्ता कहा जाता था, कर उगाही कर सकता था लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकता था। वहीं खालसा सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं क्या है।
कि उस्र और खराज दोनों राजस्व प्रणालियों के प्रकार थे, जहां उम्र के जरिए बटाई प्रणाली पर आधारित राजस्व संग्रह होता था, वहीं खराज नकद संग्रह पर आधारित था। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये इक्ता और खालसा दोनों भूमि के प्रकार थे, जहां इक्ता सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली विशेष भूमि थी, जिसमें इक्तादार, जिसे अमीर या मुक्ता कहा जाता था, कर उगाही कर सकता था, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकता था। वहीं खालसा सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी। ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। ए है, उस्र और खराज दोनों भूमि कर के प्रकार थे, जहां प्रथम मुस्लिमों पर अधिरोपित होता था, वहीं दूसरा गैर मुस्लिमों पर अधिरोपित होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अकबर व औरंगजेब तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे। दूसरा है, उस काल में भारत इस्पात की तलवारों का निर्यात करता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों सही है। अकबर और औरंगजेब तोप के निर्माण में रुचि रखते थे। उस काल में भारत इस्पात की तलवारों का निर्यात करता था। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल शासक अकबर और औरंगजेब सभी तरह के तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे। मुगलों के चलती फिरती तोपों का भी निर्माण कराया था, अतः कथन एक सही है। दूसरा है, भारत की इस्पात की तलवारों की मांग देश से बाहर भी थी, इसका निर्यात भी किया जाता था, कथन दो सही है, यानी इसका उत्तर सी है। दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किन मुगल बादशाह के समय हुआ था? पहला है बहादुर शाह प्रथम, दूसरा है फर्रुख सियर, तीसरा है मोहम्मद शाह, चौथा है औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। नादिर शाह का आक्रमण 1738 से 39 मोहम्मद शाह के समय हुआ था। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति उदासीन, मदिरा और सुंदरी के प्रति अत्यधिक रुचि रखता था, जिस कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह अंतिम शासक भी था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? पहला है हुमायूं, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है अकबर, चौथा है शाहजहां। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अकबर। सही उत्तर हो जाएगा अकबर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। वह नगाड़ा बजाने में कुशल था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इनके नवरत्नों में शामिल थे। बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत कला को प्रोत्साहन दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं। सी। अगला क्वेश्चन है 37। अब अगला क्वेश्चन है 37 नंबर।
1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क है? तो पहला है, हिंदुओं के विरोध और शासकों की लालच की वजह से जजिया लगाया गया। बी, औरंगजेब ने जजिया इसलिए लगाया था ताकि गैर मुसलमानों को इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य किया जा सके। जजिया का सी है, जजिया का आरोपण आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालत की वजह से। डी है, जजिया राजकोष पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने का एक उपाय था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का सी। सी, जजिया का आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से। चलिए इसका हम देखते हैं व्याख्या क्या है। कि 1679 में औरंगजेब ने जजिया पुनः लागू कर दिया। सतीश चंद्र इसके इस कदम को गहराते हुए राजनीतिक संकट, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह के साथ जोड़कर देखते हैं। इसका विकल्प सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? पहला है परगना सरकार सूबा, बी है सरकार परगना सूबा, सी है सूबा सरकार परगना, डी है परगना सूबा सरकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। का सही उत्तर हो जाएगा ये, परगना सरकार सूबा। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्यकालीन भारत में राज्य का प्रशासनिक विभाजन सूबा यानी प्रांत, प्रदेश में सूबा का सरकार यानी आधुनिक तहसील या अनुमंडल और परगने का विभाजन गांव में किया जाता था। अतः सबसे छोटी इकाई गांव, सबसे बड़ी परगना, परगना से बड़ी सरकार और सरकार से बड़ी इकाई सूबा होती थी। अतः विकल्प ए सही है। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी के पोते साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताई के बीच हुए गृह युद्ध ने मराठा शासन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के तहत मराठा साम्राज्य में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? तो इसका पहला है कि मुगल संपूर्ण मराठा क्षेत्रों से जजिया कर वसूलने लगे। बी है पेशवा मराठा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए। सी है मराठा साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा का आरंभ हुआ। डी है मराठा साम्राज्य में सैनिकों को कर रहित भूमि प्रदान की जाने लगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, पेशवा साम्राज्य के कार्यकारी प्रधान बन गए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। शिवाजी के पोते साहू को जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा किया गया, तब जल्दी ही उसके और कोल्हापुर में रहने वाली उसकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इस झगड़े के फलस्वरूप मराठा शासन में एक नई व्यवस्था जन्म लिया, जिसका नेता राजा साहू का पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। इस परिवर्तन के साथ मराठा इतिहास में पेशवा आधिपत्य का नया काल प्रारंभ हुआ, जिसमें मराठा राज्य एकमात्र साम्राज्य के रूप में बदल गया। वस्तुतः बालाजी विश्वनाथ तथा उनके बेटे बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? पहला है मराठा सिंचाई कर, मराठा भू राजस्व, मुगलकालीन चुंगी, डी है सिखों के सैन्य प्रशासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मराठा भू राजस्व। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उसके निर्वहन के लिए दी जाती थी। इसका सही उत्तर हो गया बी। चलिए है देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। सी है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी। डी है वांडीवास युद्ध के बाद हुई पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे तथा वे अपने कारखानों की किलेबंदी कर सकते थे और न ही वे वहां सैनिक रख सकते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। ये कथन असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो अनुदान, कर्ज और दूसरी सुविधाएं देकर उसकी सहायता करती थी। फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था, इसलिए कथन भी असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। भारत में यूरोपियों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है डच खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। दूसरा है भारत के समुद्री मार्गों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। इसलिए इसमें क्या बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा पहला, ये गलत है और ये सही है। ना सही नहीं बताना, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने भारत में यूरोपीय आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। गौरतलब है कि पुर्तगाली वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यात्री था। कथन एक गलत है। दूसरा है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत में पुर्तगाली प्रभुत्व वाले हिस्से की देखरेख के लिए गवर्नर नियुक्त किया गया था। वह हिंद महासागर में पुर्तगाली वर्चस्व कायम करना चाहता था। उसकी आक्रामक नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। कथन दो सही है तथा विकल्प ए सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 43। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला है कि कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया धन, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार में अर्जित किया गया धन, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना, बंगाल में कृषि के विकास में लगाया गया धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इनका था बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और उसके बाद इसे विदेशों में बेचना।
चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। पांडवों की संधि किसके बीच हुई थी? पांडवों की संधि किसके बीच हुई थी? तो पहला है ब्रिटिश तथा नेपाल, दूसरा है ब्रिटिश तथा अफगानिस्तान, तीसरा है ब्रिटिश तथा भूटान, चौथा है ब्रिटिश तथा वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश तथा वर्मा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने वर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। मई 1824 में ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया और राजधानी अवा से 45 मील दूर तक पहुंच गए। पांडवों की संधि के द्वारा फरवरी 1826 में दोनों के बीच शांति स्थापित हुई, अतः विकल्प डी सही है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? पहला है कि तेनासरीम तथा अराकान के क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा। दूसरा है कि वर्मा द्वारा फ्रांसीसी व्यापारियों को विशेष सुविधा देने से अंग्रेजी व्यापारियों के हितों से टकराव। सी है वर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा करना। डी है कि कोमोडोर लैम्बर्ट के नेतृत्व में 3 युद्धपोतों को रंगून भेजना तथा वर्मा से क्षतिपूर्ति की मांग करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर कब्जा करना, ये तत्कालीन कारण था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जब तेनासरीम, आराकान और मणिपुर को वर्मा के राजा ने जीत लिया तो इसके राज्य की सीमाएं ब्रिटिश सीमाओं से मिल गई। वर्मा के राजा द्वारा चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर अपना अधिकार करने पर युद्ध प्रारंभ हो गया। इसमें वर्मा की हार हुई, पांडवों की संधि संपन्न हुई। विकल्प सी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था, पहला है भारतीय रियासतों में विद्रोह को नियंत्रित करना, बी था ब्रिटिश सैन्य शक्ति को बढ़ाना, डी था जमींदारों को नियंत्रित करना, डी था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा से व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लिया। इसके अनुसार सुरक्षा प्राप्त राज्यों के शासकों की मृत्यु पर उसके दत्तक पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। यह संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की नीति थी, अतः विकल्प डी सही है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? पहला है झांसी, दूसरा है अवध, तीसरा है मैसूर, चौथा है सतारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवध। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की निगाहें अवध के साम्राज्य को हड़पने पर लगी थी। अवध के नवाब के कई उत्तराधिकारी थे, इसलिए उस पर राज्य का विलय सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता था। अंत में डलहौजी ने अवध की जनता की दशा सुधारने के विचार का सहारा लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपना शासन ठीक से नहीं चलाया और सुधार लागू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अवध राज्य को 1856 में हड़प लिया गया। अब विकल्प बी सही है। तो फ्रेंड्स,
ये हमारा टेस्ट सीरीज का पहला पार्ट था। अब इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। अगर इस टेस्ट सीरीज से थोड़ी भी मदद आपको मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए उन्हें क्या कहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सेकंड पार्ट जल्दी ही आएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से।